नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज हम लोग साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर समझेंगे। क्या होता है अंतर? सबसे पहले आप लोगों को ये समझना आवश्यक है, जानना आवश्यक है कि विधेयक होता क्या है, ये बिल होता क्या है। जैसा कि हम लोग बहुत ही और कई सारे लेक्चर में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि विधेयक होता क्या है, विधेयक में क्या अंतर है, विधेयक और कानून में क्या अंतर है, विधेयक कब कानून बनता है, किसके हस्ताक्षर से बनता है। हम लोग इसके बारे में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं आपके इसी चैनल पर, वो ढेरों सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक ओवरव्यू जरूर लेंगे कि विधेयक होता क्या है। मूलतः विधेयक वह होता है कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया को ही विधेयक कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि टेलर ने क्या किया, कपड़े कट कर दिया, लेकिन अभी वो सिला नहीं है, अभी उसने शर्ट नहीं बनाया है, ठीक, अभी वो केवल कटिंग कर दिया, तो क्या है? विधेयक है। जब उस पर सब काज बटन कर दिया तो पहनने योग्य हो गया, तो वो कानून हो गया, ठीक। तो इस रूप में आप कानून को समझिएगा और उस रूप में आप विधेयक को समझिएगा। तो ये विधेयक भी कई टाइप के होते हैं। सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष यही कार्य करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, साधारण विधेयक है, संशोधन विधेयक है, उसको निर्धारित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो गया, हम लोगों ने क्या क्या समझ लिया? विधेयक किसे कहते हैं? कानून बनने से पूर्व की प्रक्रिया को। कोई विधेयक कैसे विधेयक होगा, कैसे कानून होगा? कानून तब बनता है कोई विधेयक जब उस पर राष्ट्रपति महोदय का क्या हो जाए? सिग्नेचर हो जाए, हस्ताक्षर हो जाए, तो वो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है, ठीक। तब हम लोग अब समझते हैं कि साधारण और धन विधेयक में क्या अंतर होंगे। इसमें कुछ अंतर भी होंगे, कुछ डिफरेंस होंगे। तो क्या होंगे, आइए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। साधारण विधेयक जो होता है ये संसद का कोई भी सदस्य हो, संसद का कोई सदस्य हो, वो उसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक। साधारण विधेयक जो है किसी भी संसद सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है? धन विधेयक केवल मंत्रियों यानी कि जो क्या है वो सरकार में हो के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इस दोनों शब्दों में ध्यान दीजिएगा। संसद का तात्पर्य ये होगा इसमें मनोनीत भी हो सकते हैं, निर्वाचित भी हो सकते हैं। इसमें मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो, लेकिन अगर वो संसद के सदस्य हैं तो साधारण विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ धन विधेयक में क्या मामला हो रहा है? धन विधेयक में यही हो रहा है कि केवल मंत्रियों द्वारा ही, जो निर्वाचित हैं, जो क्या है सत्ता में हैं, जो निर्वाचित हैं, उनके ही द्वारा क्या किया जाएगा? ये धन विधेयक लाया जाएगा। निर्वाचित हो या ना हो इससे कोई उतना संबंध नहीं है, लेकिन वो क्या हो? सत्ता में हो, वो क्या हो? सत्ता में हो। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर वो संसद के सदस्य हैं, कोई भी संसद का सदस्य है, वो साधारण विधेयक प्रस्तुत कर सकता है, ठीक। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट में। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अब सदन कौन कौन सा है आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये जो साधारण विधेयक है ये लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है और राज्यसभा में भी। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि साधारण विधेयक केवल लोकसभा में किया जाएगा या फिर केवल राज्यसभा में किया जाएगा, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन हम लोग अगर धन विधेयक के संदर्भ में देखते हैं तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही, किसमें? लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यही लोकसभा की ताकत है, उसके कहा जाए उसका अधिकार है, उसके अंदर जो शक्ति है, यही इसकी शक्ति होती है कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक जो है संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक। तो साधारण विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है कि हम क्या कर रहे हैं, साधारण विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय से क्या करें? अनुमति लें। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है साधारण विधेयक के संदर्भ में। लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में क्या हो जाएगा? वो आवश्यक हो जाएगा कि धन विधेयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है, जरूरी है, ठीक। और राज्यसभा साधारण विधेयक को ये प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं, मैक्सिमम पूछे जाते हैं। आप कई एग्जामिनेशन में देखेंगे, कई सारे विगत वर्ष के प्रश्नों को देखेंगे तो उसमें ये जरूर आपको मिल जाएंगे, ये जरूर टपक पड़ते हैं कि कैसे आ गए। तो राज्यसभा क्या करेगी? कोई साधारण विधेयक है उसको 6 माह तक राज्यसभा में उसे रोक सकती है, ठीक। ये साधारण विधेयक के संदर्भ में। अब हम लोग धन विधेयक के संदर्भ में देखते हैं तो धन विधेयक को क्या कर सकती है? वो 14 दिन तक
केवल 14 दिन तक ही क्या कर सकती है, वो रोक सकती है। ठीक, साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक अपने पास यानी अपने सदन में रोक सकती है, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही अपने पास यानी अपने सदन में रोक सकती है। ठीक, यदि राज्यसभा साधारण विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ये क्या पॉइंट है, ये क्या कह रहा है कि यदि कोई विधेयक है, कोई साधारण विधेयक है, राज्यसभा उसको अनुमति न दे यानी उस पर अपनी स्वीकृति न दे, वो कहे कि मैं इस विधेयक को जो है स्वीकार नहीं कर रहा हूं, बहुमत न प्राप्त हो, वोटिंग हो लेकिन उस पर वोटिंग हो लेकिन वो क्या हो वो उस पर कोई निर्धारण ना हो, एक प्रकार से कहा जाए वो माने ही ना कि विधेयक सही है, स्वीकार ही न करे। तो इस स्थिति में ये होता है कि अगर कोई साधारण विधेयक लाया गया और राज्यसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो इस स्थिति में ये कहा जाता है, सरकार क्या करती है, अगर वो विधेयक भारत के या फिर देश के लिए, देश के नागरिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, ठीक, तब उस स्थिति में सरकार क्या करती है, राष्ट्रपति महोदय से कहती है कि आप दोनों सदनों के संयुक्त बैठक क्या करिए, बैठक करिए। तो वो क्या करते हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान है कि कोई भी साधारण विधेयक अगर एक सदन से पारित हुआ, अगर दूसरे सदन में नहीं पारित हुआ है तो क्या करते, दोनों को ज्वाइंट मीटिंग करा दिया जाता है, दोनों की संयुक्त बैठक करा दी जाती है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। जब ये दोनों सदनों का बैठक हो जाता है, जब इलेक्शन मतलब कि जब वोटिंग होता है तो उस समय केवल साधारण बहुमत से ही होता है, यानी साधारण बहुमत से यानी आधे से अधिक। तो क्या होता है, जब दोनों सदन आ जाएंगे तो आपको ये बात पता होगी कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अधिक हैं, तो इसमें क्या होता है, लोकसभा की जीत हो जाती है। ठीक, लोकसभा की जीत हो जाती है, वो साधारण विधेयक आराम से या आसानी से पास हो जाता है, पारित हो जाता है। और प्रश्न ये भी बनता है कि अगर संयुक्त बैठक कराई जा रही है, संयुक्त बैठक हो रही है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अब मान लीजिए लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है उस समय, तब कौन उसकी अध्यक्षता करेगा, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, यानी डिप्टी प्रेसिडेंट करेगा। किसका डिप्टी स्पीकर या फिर डिप्टी प्रेसिडेंट भी कहते हैं लोकसभा का। ठीक, यहाँ पे उपराष्ट्रपति महोदय यानी सभापति का इसमें कोई रोल नहीं होगा संयुक्त बैठक में। तो हम लोगों ने ये समझ लिया कि यदि राज्यसभा साधारण विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर राज्यसभा न माने तो क्या होगा कि अगर धन विधेयक को 14 दिन बाद राज्यसभा क्या करे, धन विधेयक को अगर वो अपने पास रोक ली राज्यसभा 14 दिन तक, तो 14 दिन के बाद यह समझा जाता है कि हाँ ये राज्यसभा से भी स्वतः पारित हो गई। क्योंकि अगर धन विधेयक ही रोक दिया जाएगा तो मित्रों, जब उनको मुद्रा ही नहीं मिलेगी, वित्त ही नहीं मिलेगी, तो शासन प्रशासन कैसे चलाएंगे, संभव ही नहीं है। तो इस कारणवश क्या होता है कि धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है। 14 दिन के बाद भी अगर रोकती तो ये समझा जाता है कि राज्यसभा क्या कर दी, उस विधेयक को पारित कर दी है। ठीक, और क्या है, साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को इसका प्रमाण देना पड़ता है कि वह साधारण विधेयक है या धन विधेयक है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोई भी विधेयक अगर राज्यसभा में या लोकसभा में जा रहा है तो सबसे पहले ही लोकसभा के अध्यक्ष ये निर्धारित करेंगे कि ये विधेयक कौन सा विधेयक है, साधारण विधेयक है, वित्त विधेयक है, धन विधेयक है, ये कौन सा विधेयक है, ये प्रमाण कर देते हैं, उस विधेयक के ऊपर ही लिख देते हैं या फिर कुछ चिन्हित कर देते हैं, जिससे यह समझा जाता है कि ये कौन सा विधेयक है। तो यहाँ पे देखिए आपको कई सारे प्रश्न आपके जो आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब आपको इसके अंतर के भी बारे में समझ में आ गया होगा, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। नंबर 6 में धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को यह प्रमाणित करना पड़ता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। तो वही बात हुई कि लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, सारे विधेयकों को निर्धारित करता है। अगर किसी अन्य सदन में भेजना है, ठीक, वो चिन्हित करके भेजे या फिर लिख कर भेजे या सिग्नेचर करके भेजे, जो भी करे वो अपने हिसाब से करते हैं। ठीक, लेकिन वो प्रमाण देते हैं कि साधारण विधेयक है कि धन विधेयक है। ठीक, तो ये अंतर हुआ। अब आप एक बात और समझिएगा कि धन विधेयक के संदर्भ में ये संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये बात जरूर ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं।
तो जो चीज़ें मैंने नहीं यहाँ पे मेंशन की है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप जरूर लिखिए, मेंशन करिए अपने कॉपी में कि धन विधेयक से संबंधित, कि कभी धन विधेयक या क्या करे 14 दिन तक अपने पास रोक ले, तो क्या इसके भी संदर्भ में संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो हरगिज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, इस बात को अवश्य ध्यान दीजिएगा। और एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, तो एक बार फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका कि साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा लाया जा सकता है, प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक क्या है? ये केवल मंत्रियों के द्वारा ही लाया जा सकता है। ठीक, साधारण विधेयक क्या होता है? संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक क्या होता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और साधारण विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन धन विधेयक में क्या होता है? धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति महोदय की क्या होती है? अनुमति आवश्यक होती है। राज्यसभा साधारण विधेयक को 6 माह तक रोक सकती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक, साधारण विधेयक और राज्यसभा 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, लेकिन राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। 14 दिन बाद अगर वो नहीं स्वीकृत करती है तो उसको स्वतः मान लिया जाता है कि पारित हो गया है। ठीक, और यदि राज्यसभा साधारण विधेयक को अस्वीकृत कर दे तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इशू होता है, कोई इंपॉर्टेंट बिल होता है, अगर वो राज्यसभा नहीं उस पर स्वीकृति देती है तो सरकार क्या करती है? राष्ट्रपति महोदय से कहती है कि ऐसा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है, इसको पारित करना बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, जो देश के लिए, देश की जनता के लिए बहुत ही जरूरी है। तो क्या होता है? तब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है? अनुच्छेद 108 के अंतर्गत होता है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जब यह अधिवेशन होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करते हैं, लेकिन कभी उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता नहीं करते हैं, जो कि राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक, और ये जो बैठक होता है ये साधारण बहुमत के द्वारा ही पारित हो जाता है। साधारण बहुमत से क्या होता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है तो यह विधेयक बहुत आसानी से पारित हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर 14 दिन के बाद भी अगर राज्यसभा नहीं पारित करती है, कुछ नहीं रिस्पॉन्स करती, तो इसको समझ लिया जाता है कि राज्यसभा ने क्या कर दिया? इसे पारित कर दिया है। ठीक, और राज्यसभा में क्या होता है? साधारण विधेयक भेजने से पूर्व, कोई भी विधेयक भेजने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो ये निर्धारित कर देते हैं कि यह विधेयक कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, कौन सा विधेयक है, वो निर्धारित कर देते हैं या प्रमाणित कर देते हैं। उसी संदर्भ में इसमें भी होता है कि धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने से पहले क्या करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष यह प्रमाणित कर देते हैं कि यह विधेयक धन विधेयक है। धन विधेयक क्या होता है हम लोग इसके बारे में डिटेल्स कर चुके हैं। अगर नहीं आपको मिल रहा होगा वीडियो तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं एक बार फिर से आपको वीडियो बना दूंगा जो समझा दूंगा। ठीक, तो ये हो गया, हम लोगों ने आज धन विधेयक और साधारण विधेयक के बारे में समझे हैं। इसके कई सारे पक्षों को देखे हैं और इसमें कई सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है। आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप विगत वर्ष के प्रश्नों को चेक करिएगा, जो धन विधेयक या विधेयक से संबंधित जो होगा तो आप उसमें मैक्सिमम कर पाएंगे। ठीक, तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।